नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन लोटस की या ऑपरेशन कमल की। ऑपरेशन लोटस एक ऐसा स्याह धब्बा है हमारी डेमोक्रेसी पर, जिसने डेमोक्रेसी, पूरी वोटिंग प्रक्रिया, जनादेश, जनता के नागरिक, उनके हक, उन सबका एकदम दरकिनार कर दिया है। ऑपरेशन लोटस क्या है? ऑपरेशन लोटस एक ऐसा ऑपरेशन है कि जहाँ जहाँ चुनी हुई सरकारें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नहीं हैं, वहाँ वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनाई जाए, साम दाम दंड भेद जो भी हो, कैसे बनाई जाए। राजस्थान में ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। हालांकि बीजेपी कह सकती है कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। हकीकत ये भी है कि सचिन पायलट ने हरियाणा ही चुना, मानेसर ही चुना अपने विधायकों को लाने के लिए। और एक दफ़े जब वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना मुंह खोला या मुंह बंद रखा, कुछ नहीं बोली और आकर जेपी नड्डा से मुलाकात की, राजनाथ सिंह से मुलाकात की, तब से ये माना जा रहा है कि उन्होंने संदेश ये दिया कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकार गिराती है अशोक गहलोत की, तो बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान होगा। और वसुंधरा राजे राजस्थान में सबसे बड़ी कद्दावर नेता हैं। उनका असर जो है वो बीजेपी के जो सेंट्रल लीडर हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। सेंट्रल लीडर चाहे प्रधान सेवक मोदी हों या गृह मंत्री अमित शाह हों। लिहाजा ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। बीजेपी ज़रूर कह सकती है कि ये तो उनका अंदरूनी मामला था। सचिन पायलट ने एक समर्पण कर दिया है, जिसे घर वापसी कहा जा रहा है। अब नेगोशिएटेड सेटलमेंट अगर होती है और उसके लिए भी एक अगर कमेटी बना दी जाती है कि वो देखेगी कि आपकी मांगें क्या हैं, तो ये एक सरेंडर है, समर्पण है। एक जैसे होता है ना कि एक क्या बोलते हैं इसको, कैसे कहें, एक दरवाज़ा खोल दिया कि चलिए इज्जत से आपको हम ले रहे हैं वापस, लेकिन आपकी कोई मांग नहीं मानी गई है। बहरहाल ऑपरेशन लोटस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जहां राजस्थान में वो कामयाब नहीं रहा, मणिपुर में हाथ के हाथ उसी दिन कामयाब हो गया। वहाँ बीरेन्द्र सिंह की सरकार थी और ट्रस्ट वोट हुआ था सोमवार को, कल, जहां कांग्रेस के 8 MLAs ने वोट नहीं दिया और इस तरह से बीरेन्द्र सिंह की सरकार बच गई। बीरेन्द्र सिंह की जो सरकार थी उनमें जो बीजेपी लेड कोalition थी, वो गठबंधन की सरकार थी, उसके 9 सदस्य, जिसमें 4 मंत्री भी शामिल थे जो कॉनराड सांगमा की नेशनल पीपल्स पार्टी से थे, वो वॉकआउट कर गए और उन्होंने एक कांग्रेस का सेक्युलर प्रोग्रेसिव फ्रंट ज्वाइन कर लिया। अब उसकी काट ये रही कि कांग्रेस के ही 8 विधायक MLAs उन्होंने वोट नहीं डाला। ये ऑपरेशन लोटस कामयाब हो गया मणिपुर में। इससे पहले ऑपरेशन लोटस जो है इसका मतलब सीधा साधा यही कि मतलब किसी भी तरीके साम दाम दंड भेद, मैंने कहा, तो उनका ये कहना है कि चाहे वो प्रभावित करके या कथित रूप से MLA खरीद कर सरकार अपनी बना लो। ऑपरेशन कमल हिंदी में से बोलते हैं ये, और कमल का निशान आप जानते हैं जैसे बीजेपी का इलेक्शन सिंबल है। ये सन 2008 में इस शब्द को गढ़ा गया। ये सामने आया जब बीजेपी के पास 3 सीटें कम थी मेजॉरिटी में, कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार बनाने के लिए। ये 2008 की बात है। तो उस वक्त जी जनार्दन रेड्डी, जो बहुत बड़े माइनिंग किंग माने जाते हैं, उन्होंने ये मेथड एक ऐसा बनाया कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो हमारा है, दल बदल कानून, उसको कैसे दरकिनार करते हुए इतना समर्थन ले लिया जाए कि बीजेपी को मेजॉरिटी मिल जाए। उस वक्त भी ऑपरेशन लोटस हुआ। फिर ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में हुआ 2019 में, जब काफ़ी सारे MLAs जो थे उन्होंने इस्तीफे दे दिए। तब HD कुमारस्वामी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी और जनता दल के साथ मिलकर, तो वो सरकार गिर गई। उसके बाद 15 MLAs जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी कि वो री इलेक्शन के लिए काबिल हैं, री इलेक्शन, पुनर्चुनाव लड़ सकते हैं बाई इलेक्शन के ज़रिए, उपचुनाव के ज़रिए 2019 में ही। उसके बाद 12 जो MLAs थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, वो बीजेपी में चले गए और चुनाव जीतकर असेंबली में आ गए। तो वहाँ कामयाब रहा ऑपरेशन लोटस। फिर ऑपरेशन लोटस गोवा में हुआ। उसके बाद जुलाई 2019 कांग्रेस के 10 MLA गोवा के लीडर ऑफ अपोजिशन जो असेंबली के थे, चंद्रकांत कवलेकर, वो बीजेपी में जाकर मिल गए और बीजेपी की जो ताकत थी वो 27 हो गई 40
MLAs की विधानसभा में। फिर ऑपरेशन लोटस मध्य प्रदेश में कामयाब हुआ। ये मार्च 2020 में, इसी साल, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए, 22 के करीब 22 MLA भी साथ में अपने ले गए और कमलनाथ की चुनी हुई सरकार माइनॉरिटी में आ गई। अब उनको जो MLAs थे उनको बेंगलोर में किसी रिजॉर्ट में ठहराया गया ताकि कमलनाथ उनसे संपर्क न स्थापित कर सके और कांग्रेस उनसे बात न कर सके। और गवर्नर लालजी टंडन, जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ है, उन्होंने ये ऑर्डर कर दिया कि फ्लोर टेस्ट फ़ौरन किया जाए, लेकिन कमलनाथ ने कहा कि कोरोना फैला हुआ है, अभी आप मत करिए, मार्च 26 तक मत करिए। लेकिन बात बनी नहीं और कमलनाथ ने कुछ घंटे पहले ही फ्लोर टेस्ट से पहले अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये बात और है कि कोरोना वायरस का हवाला दे रहे थे कमलनाथ, बाद में शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री बने उनकी जगह, उन्हीं को कोरोना हो गया था। बहरहाल हमारा ये कहना है कि ऑपरेशन लोटस की पीछे की सोच क्या है कि जनतांत्रिक प्रक्रिया जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है, जहाँ लोग अपना वोट डालते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, नुमाइंदे चुनते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। MLAs भी ऐसे हैं, टिकट भी ऐसे लोगों को दी जाती है जो कथित रूप से बिकने के लिए तैयार हैं या प्रभावित होने को तैयार हैं, या उनकी अंतरात्मा ऐसी है कि वो बदलती रहती है, उसमें मंथन होता है। ऐसे लोगों को टिकटें ही क्यों देती पार्टियाँ? जब जनादेश का मतलब ही नहीं है, जब वोट का मतलब नहीं है, सरकार बननी है, बीजेपी की बननी है ऑपरेशन लोटस के तहत, तो फिर चुनाव क्यों करवाया जाए? फिर ये पूरा एक लबादा क्यों उड़ा जाए कि हम तो डेमोक्रेसी हैं? हम शायद उसी तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। सुशांत सिंह और बाकी जो चल रहा है उठापटक राजस्थान की, उसके शोर में एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण बात दब गई है। 3 कदम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सजेस्ट किए हैं, सलाह दी है कि भारत सरकार को उठाने चाहिए, जो वो नहीं उठाएगी क्योंकि वो किसी की सुनती नहीं है। ठीक है, वो BBC को दिए गए एक ईमेल के ज़रिए इंटरव्यू जो हुआ डॉक्टर सिंह का, मनमोहन सिंह का, उन्होंने 3 कदम की सलाह दी है। वो बुज़ुर्ग हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। भारत की अर्थव्यवस्था सन 91 से जब उन्होंने निकाली, जब सोना गिरवी रखना पड़ा था देश का, तब वो वित्त मंत्री थे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद 2008 का जो पूरी दुनिया में मंदी आई, उससे भारत को बचा कर ले गए, क्योंकि हमारी तीसरी टांग की रेस नहीं थी, 3 टांगों की रेस नहीं थी। हमारी अर्थव्यवस्था बंधी हुई नहीं थी ग्लोबल वैश्विक अर्थव्यवस्था से, या और जो ज़रिए होते हैं, बिल्कुल बचा कर हमें ले गए थे। तो उनकी बात सुननी चाहिए कायदे से, लेकिन हमें मालूम है नहीं सुनी जाएगी। बहरहाल उनका ये कहना, 3 बातें जो उन्होंने कही हैं जो अर्थव्यवस्था की हालत है उसको सुधारने के लिए, वो ये हैं। उन्होंने कहा कि एक तो सबसे पहले ये सरकार सुनिश्चित करे कि लोगों की जो रोज़गार है वो सुरक्षित रहे, उनकी हिफाजत हो, और उनकी जो स्पेंडिंग पावर है, खर्च करने की जो शक्ति है, क्रय शक्ति से बोलते हैं, उसको बढ़ाया जाए डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र करके। लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र कर दिया जाए ताकि उनकी जो क्रय शक्ति है, परचेजिंग पावर है, वो बढ़े, उनकी नौकरियां बची रहे, ये भी इंश्योर करे सरकार। और उसके बाद उन्होंने कहा, दूसरा जो कदम उन्होंने बताया वो ये है कि बिजनेसेस जितने भी हैं, व्यापार हैं जो और उद्योग हैं, उनको पूंजी उपलब्ध करवाए सरकार। गवर्नमेंट जहाँ पर मतलब क्रेडिट गारंटी सरकार ले और पूंजी उपलब्ध करवाए, कर्जे उपलब्ध करवाए उनको। तीसरा उन्होंने ये कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर जो है, जो अर्थव्यवस्था का सेक्टर है, उसमें जो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी और प्रोसेसेस, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी एंड प्रोसेसेस, जो हमारे संस्थान हैं, चाहे वो रिज़र्व बैंक हो, चाहे दूसरे बैंक हो या और हों, उनकी जो खुद मुख्तारी है, ऑटोनॉमी है, वो बनी रहनी चाहिए। उसमें सरकार का दखल ना हो, ना ही प्रक्रियाओं में, ना ही उनकी खुद मुख्तारी ऑटोनॉमी में, जो उनकी ऑटोनॉमी है वो बनी रहनी चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि जो जहाँ तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की बात है, उन्होंने कहा कि सरकार के सामने और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि बहुत बड़ी तादाद में वो कर्ज ले, अब बोरोइंग ले। हाई बोरोइंग इज़ इनएविटेबल, ठीक है। और उन्होंने ये कहा कि इससे मैं मानता हूँ कि GDP और कर्ज़ की जो रेशो होती है वो बढ़ जाएगी, लेकिन अगर कर्ज़ लेने से जानें बच सकती हैं, हमारी सरहद बच सकती है, हमारी नौकरियाँ बच सकती हैं, हमारी अर्थव्यवस्था तरक्की कर सकती है, तब ये कदम हमें ज़रूर उठाना चाहिए। इट्स वर्थ इट, उन्होंने ये कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वी मस्ट नॉट बी शाय ऑफ बोरोइंग, बट वी मस्ट बी प्रूडेंट ऑन हाउ वी यूज़ दैट बोरोइंग।
हमें कर्ज लेने से गुरेज नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि जो हम पैसा खर्च करें वो किस ढंग से कर रहे हैं। और एक पहले भी उन्होंने कहा था जब 2008 की जो संकट आया था, गुड ओल्ड थ्रिफ्ट। गुड ओल्ड थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट का मतलब आप जानते ही हैं कि मतलब आप वहीं पर किफ़ायत से, किफ़ायत शब्द है, किफ़ायत से जहाँ पर हो, जहाँ किफ़ायत हो वहाँ पैसा खर्च करिए आप। डॉक्टर सिंह ने ये भी कहा कि जो अर्थव्यवस्था का संकट है वो एक मानव संकट है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसको वैसे देखा जाना चाहिए। और सरकार की जो अभी तक अप्रोच रही है कि शॉक एंड ऑ, ये जॉर्ज बुश ने मुहावरा बनाया था, शॉक एंड ऑ, जब इराक पे हमला किया था उन्होंने, कि एकदम झटका दो ताकि उनकी लोगों को शॉक लग जाए और वो समझ ना पाए क्या हो रहा है एकदम। वो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट शॉक एंड ऑ अप्रोच टू लॉकडाउन हैज़ कॉज ट्रेमेंडस पेन टू पीपल। ये 4 घंटे के नोटिस पे जो लॉकडाउन किया गया उससे बहुत बड़ी तकलीफ पहुंची लोगों को, सबके सामने है। अर्थव्यवस्था बैठ गई, उसके अलावा करोड़ से ज़्यादा मजदूर घरों को वापस चले गए, उनकी नौकरियां चली गई, लोगों की तनख्वाहें कम हुई, लोगों की नौकरियां गईं, उद्योग धंधे बैठ गए, बिजनेसेस, छोटे छोटे बिजनेसेस वो भी बैठ गए। हासिल क्या हुआ? ये कैसी बुद्धिमत्ता थी? बहरहाल साथ में डॉक्टर सिंह का कहना है कि ये सही बात है कि मतलब और कोई रास्ता नहीं था लॉकडाउन के अलावा, लेकिन द सडननेस ऑफ द अनाउंसमेंट, जिस तरीके से मतलब झटके से एकदम अचानक अकस्मात इसका ऐलान कर दिया गया 4 घंटे के नोटिस पे, हाँ, और उसके अलावा जिस सख्ती से इसको लागू किया गया वो बिल्कुल दे वर थॉटलेस एंड इनसेंसिटिव। जिस सख्ती से लागू किया गया और जिस झटके से किया गया वो बिल्कुल विचार शून्य था और संवेदनहीन था, थॉटलेस एंड इनसेंसिटिव। संकट के समय में बुज़ुर्गों की, सियानों की आवाज़ सुननी चाहिए, ये हमारी परंपरा रही है। संकट के समय में भी क्यों, वैसे भी बुज़ुर्गों की आवाज़ सुननी चाहिए। और जो एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन जो है, मिश्रण, वो ये है कि बुज़ुर्गों का तजुर्बा और जो जवान लोग हैं उनकी एनर्जी, उनकी ताकत, दोनों को मिलाकर चलना चाहिए। सिर्फ फर्जी मार्गदर्शक मंडल बनाने से काम नहीं चलता, वाकई ही मार्गदर्शक लेना चाहिए, मार्गदर्शन लेना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए उन लोगों से जिनके पास ज्ञान भी है, तजुर्बा भी है। जनाब राहत इंदौरी साहब एक ऐसे शायर रहे हैं इसलिए कि आज उनका देहावसान हो गया, निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। एक ऐसे शायर रहे हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र में अपना जो उनकी जीवन यात्रा थी, ज़िंदगी का सफ़र ख़त्म किया, लेकिन एक ऐसी ताकतवर आवाज़ दे गए हैं पूरे भारत को, उन लोगों के लिए जिनमें जज्बा है सवाल पूछने का और ना झुकने का। हमारी श्रद्धांजलि उनको। बहुत मशहूर कविता उनकी, बहुत लोग जो जानते हैं उन तक तो पहुंची हुई है, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं पढ़ूंगा। मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी दिसंबर 2018 में। मैं कुवैत में मुशर्रा था, कुवैत में, और जनाब कैफ़ी आज़मी की याद में मैं वहाँ चीफ गेस्ट था। अनुभव सिन्हा जो फिल्म मेकर हैं वो स्पेशल गेस्ट थे, और राहत इंदौरी बादशाह महफिल थे। उनकी मैं रचना आपको सुनाता हूँ। अर्ज़ क्या है? अगर खिलाफ है होने दो, कुछ जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मुझे खबर है कि दुश्मन भी कम नहीं, मुझे खबर है कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। सदाकत माने सच। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। जो आज गद्दियों पे, कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो कल नहीं होंगे। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। सभी का खून शामिल, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है।
किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हमारी श्रद्धांजलि राहत इंदौरी साहब को। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।